तो हमारे पास अंग्रेजी के 20 मुहावरों की एक लिस्ट आई है। अच्छा। हाँ, और साथ में उनके हिंदी मतलब और उदाहरण भी हैं। तो चलिए स्थितियों को बयां करने वाले मुहावरों की परतें खोलते हैं। जब मैं ये लिस्ट देख रही थी तो मुझे 2 मुहावरे साथ में बहुत दिलचस्प लगे। एक तरफ है एक एक वॉक, मतलब सब कुछ आसान। और दूसरी तरफ है अ बैड पैच, यानी बुरा दौर। अच्छा, बिल्कुल विपरीत। हाँ, जैसे सोर्सेज में उदाहरण है, एवरी सक्सेसफुल बिजनेस गोज थ्रू अ बैड पैच समटाइम्स। ये दिखाता है कि भाषा कैसे जिंदगी के उतार चढ़ाव को 2 छोटे छोटे वाक्यों में समेट लेती है। और ये सिर्फ उतार चढ़ाव नहीं है। अब बैड पैच शब्द में ही एक उम्मीद छुपी है। वो कैसे? पैच मतलब एक धब्बा, एक छोटा सा हिस्सा। इसका मतलब है कि ये बुरा दौर हमेशा के लिए नहीं है। अरे वाह, मैंने तो ऐसी सोचा ही नहीं था। ये पूरे कपड़े पर दाग नहीं है, बस एक पैच है जो गुजर जाएगा। सही बात है, लेकिन कुछ मुश्किलें पैच जैसी नहीं होती, वो तो अचानक आती हैं। बिल्कुल। जैसे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हाँ, मेरा पसंदीदा है ये। मेरा भी। नीले आसमान से गिरी बिजली। क्या कमाल की इमेज है ना। बहुत। मतलब सब कुछ शांत है, साफ है, और अचानक से एक झटका लगता है। हाँ, कोई ऐसी खबर या घटना जिसकी आपने कल्पना भी ना की हो। जैसे सोर्स में कंपनी के विलय का उदाहरण है। स्टाफ के लिए तो वो एक शॉक था। और जब ऐसे किसी झटके से कोई बच निकले तो उसके लिए भी एक मुहावरा है। कौन सा? ए हेयर ब्रेथ एस्केप। बाल बाल बचना। हाँ, आप उस तनाव को महसूस कर सकते हैं, एक बाल जितनी महीन जगह से बचकर निकलना। जैसे वो पहाड़ पर चढ़ने वाले का उदाहरण है, जो लुढ़कती चट्टान से बाल बाल बच गया। बिल्कुल। तो एक तरफ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का सदमा है, तो दूसरी तरफ हेयर ब्रेथ एस्केप की वो राहत भरी सांस। ये दोनों मिलकर तो एक पूरी थ्रिलर कहानी बना देते हैं। सही कहा। लेकिन हर मुश्किल इतनी नाटकीय नहीं होती, कुछ तो बस गड़बड़ होती है। अव्यवस्था। हाँ, और उसके लिए एक बहुत मजेदार मुहावरा है, अ डॉग्स ब्रेकफास्ट। कुत्ते का नाश्ता। मुझे तो पढ़कर हंसी आ गई, मतलब पूरी तरह से गड़बड़ी। दिमाग में तस्वीर बन जाती है कि किसी कुत्ते ने अपना खाना पूरे फर्श पर फैला दिया है। बिल्कुल, सब कुछ बिखरा हुआ, बेतरतीब। लेकिन इसी गड़बड़ी से निपटने का एक और तरीका है जो भाषा हमें सिखाती है, व्यंग। अच्छा। और उसके लिए हमारे पास है अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स। मतलब क्या खूब हालात है। हाँ, लेकिन इसका इस्तेमाल तब होता है जब हालात बहुत बुरे या हास्यास्पद हों। अच्छा, ताना मारने के लिए। बिल्कुल। जैसे रसोई में बाढ़ आ गई है और प्लम्बर ट्रैफिक में फंसा है। What a fine state of affairs। ये कमाल है, मतलब एक ही स्थिति को देखने के 2 नजरिए। अ डॉग्स ब्रेकफास्ट सच बताता है, और अ फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स उस पर एक सार्कास्टिक कमेंट है। भाषा हमें मुश्किल से डील करने के लिए कितने अलग-अलग टूल देती है। और अव्यवस्था का एक और रूप है, बहुत ज्यादा व्यस्तता। उसके लिए भी कुछ है। सोर्स में है अ बी हाइव। मधुमक्खी का छत्ता। हाँ, किसी बाजार या दफ्तर के लिए जहां हर कोई हर वक्त भाग दौड़ कर रहा हो। ये नेगेटिव नहीं है, ये बस उस जगह की एनर्जी को बताता है। बिल्कुल। तो देखिए, डॉग्स ब्रेकफास्ट एक नेगेटिव गड़बड़ी है, बी हाइव एक प्रोडक्टिव गड़बड़ी है, और फाइन स्टेट ऑफ अफेयर्स उस गड़बड़ी पर हमारा मजेदार रिएक्शन है। वाह, स्थितियों से हटकर अब लोगों के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि यहाँ जानवरों की उपमाएं बहुत हैं। ये तो हर भाषा में होता है। हम इंसानों को समझाने के लिए हमेशा जानवरों का सहारा लेते हैं। शायद इसीलिए कि ये समझना आसान होता है। हाँ बिल्कुल। जैसे अब बोल लेना चाइना शॉप। अरे हाँ, मतलब एक ऐसा अनाड़ी इंसान जो किसी नाजुक स्थिति में घुसकर सब खराब कर दे। शीशे और चीनी मिट्टी की दुकान में एक बड़ा सा सांड। इससे बेहतर तस्वीर क्या हो सकती है किसी की लापरवाही दिखाने के लिए। सही बात है। ये सिर्फ ये नहीं कहता कि वो अनाड़ी है, ये उस पूरे विनाश की तस्वीर खींच देता है जो वो कर सकता है। और इसके ठीक उलट एक और मुहावरा है, हाँ, अ फिश आउट ऑफ वाटर। पानी से बाहर निकली मछली। यहाँ जानवर कोई नुकसान नहीं कर रहा, बल्कि खुद असहज है। हाँ, जब कोई अपने माहौल से बाहर होता है। जैसे किसी आर्ट गैलरी में कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आर्ट की समझ न हो, वो असहज महसूस करेगा। ये एहसास हम सबने कभी न कभी महसूस किया है। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कई बार फिश आउट ऑफ वाटर जैसा महसूस किया है, खासकर जब किसी ऐसी शादी में जाना पड़ता है जहां मैं किसी को नहीं जानती। मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, काम की जगह पर आते हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स के लिए भी कुछ है क्या? बिल्कुल है। 2 बड़े दिलचस्प मुहावरे हैं जो बिल्कुल विपरीत किरदारों को दिखाते हैं। एक है अ ब्लू आइड बॉय, नीली आंखों वाला लड़का। इसका क्या मतलब हुआ?
इसका मतलब है किसी बॉस या अधिकारी का चहेता। अच्छा, पसंदीदा। हाँ, जिसके लिए शायद नियम थोड़े बदल जाते हैं, जिसे ज्यादा मौके मिलते हैं। और इसके ठीक उलट एक कॉग इन द मशीन। मशीन का एक पुर्जा बिल्कुल, एक बड़ा सा सिस्टम है और आप उसके बस एक छोटे से हिस्से हैं। जिसे आसानी से बदला जा सकता है। हाँ, आपकी कोई अपनी पहचान नहीं। ये दफ्तर की दुनिया की कितनी कड़वी सच्चाई बयान करता है ना। बहुत। एक तरफ है ब्लू आई बॉय, जिसे खास महसूस कराया जाता है, और दूसरी तरफ कॉग इन द मशीन, जो अपनी पहचान खो चुका है। जब आप इसे इस तरह समझाते हैं तो ये सिर्फ मुहावरे नहीं लगते, ये समाज पर एक टिप्पणी लगते हैं। है ही। अ कॉग इन द मशीन साफ तौर पर औद्योगिक क्रांति की देन लगता है। अच्छा। जब इंसान फैक्ट्रियों में मशीनों के साथ काम करते करते खुद को भी एक पुर्जा समझने लगा था। ये दिखाता है कि कैसे भाषा उस दौर के सामाजिक बदलावों को अपने अंदर समेट लेती है। ये तो इतिहास का एक टुकड़ा है। बिल्कुल। अच्छा, लोगों को समझाने वाला एक और मुहावरा है जो थोड़ा पुराना है, अ डैम्सल इन डिस्ट्रेस। संकट में फंसी युवती। ये तो पुरानी कहानियों और फिल्मों वाला है। हाँ, जहाँ हीरो आता है और हीरोइन को बचाता है। ये एक साहित्यिक ट्रोप है जो सदियों से चला आ रहा है। लेकिन आज के दौर में ये थोड़ा अजीब लगता है। बिल्कुल। आज जब हम बराबरी की बात करते हैं तो ये मुहावरा थोड़ा समस्याग्रस्त लगता है। ये दिखाता है कि भाषा कैसे पुराने विचारों को भी अपने साथ लेकर चलती है। और कुछ लोग भी तो होते हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। उनके लिए भी कुछ है। हाँ, अ हार्ड नट टू क्रैक। कठिन समस्या या मुश्किल व्यक्ति। जैसे कोई सख्त अखरोट जिसे तोड़ना आसान न हो। ये एक बहुत सीधी और असरदार उपमा है। ये उस चुनौती को दिखाती है जो किसी इंसान को समझने या किसी समस्या को हल करने में लगती है। तो अब लोगों और स्थितियों से आगे बढ़कर नीतियों और नियमों की बात करें। हाँ बिल्कुल, ये सब मिलकर ही तो एक सिस्टम बनाते हैं और उस सिस्टम को चलाने के लिए नियम और रणनीतियां होती हैं। जैसे कि ये वाला, अ कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। गाजर और छड़ी की नीति। ये तो मैनेजमेंट की किताबों में पढ़ा है। हाँ, ये किसी गधे को चलाने के पुराने तरीके से आता है। उसके आगे एक गाजर लटका दो ताकि वो लालच में आगे बढ़े, और अगर न बढ़े तो पीछे से छड़ी मारो। यानी इनाम और सजा दोनों का इस्तेमाल करके किसी से काम करवाना। बिल्कुल। ये पेरेंटिंग में भी खूब इस्तेमाल होता है। होमवर्क कर लो तो चॉकलेट मिलेगी, नहीं तो टीवी बंद। हाँ, सही है। ये इंसानी स्वभाव की दो सबसे बुनियादी चीजों पर काम करता है, लालच और डर। लेकिन क्या ये हमेशा काम करता है? अच्छा सवाल है। आज के दौर में लोग सिर्फ गाजर और छड़ी से प्रेरित नहीं होते, वो काम में मतलब ढूंढते हैं, सम्मान चाहते हैं। तो ये मुहावरा एक खास तरह की सोच को दिखाता है जो शायद अब पुरानी पड़ती जा रही है। ये एक अच्छा पॉइंट है। अच्छा, एक और मशहूर कहावत है जो फैसले लेने के बारे में है। कौन सी? अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। यानी हाथ में आई एक चिड़िया झाड़ी में बैठी दो चिड़ियों से बेहतर है। इसका मतलब तो साफ है कि जो चीज तुम्हारे पास है उसकी कीमत उस चीज से ज्यादा है जिसके मिलने की सिर्फ उम्मीद है। ये व्यावहारिकता और जोखिम से बचने की सोच को दिखाता है। मतलब निश्चितता अनिश्चित संभावनाओं से बेहतर है। बिल्कुल। ज्यादातर लोग इसी फिलॉसफी पर अपनी जिंदगी जीते हैं, अपनी बचत को सुरक्षित जगह लगाते हैं, एक स्थिर नौकरी चुनते हैं। लेकिन आज का स्टार्टअप कल्चर तो इसके ठीक उल्टा सिखाता है। वो कहते हैं कि झाड़ी में जो दो चिड़ियां हैं उनके पीछे जाओ। हाँ, सही बात है। बड़ा सोचो, रिस्क लो। तो क्या ये मुहावरा आज के दौर में कम प्रासंगिक हो गया है? मुझे ऐसा नहीं लगता, बल्कि ये दोनों विचार हमेशा साथ साथ चलते हैं। ये मुहावरा एक तरह का संतुलन बनाने वाला विचार है। मतलब? ये हमें याद दिलाता है कि बड़े सपनों के पीछे भागते हुए जो हमारे पास है उसे नजरअंदाज ना कर दें। ये व्यावहारिकता का एक जरूरी लंगर है। सही बात है। और जब नियम अपनी प्रासंगिकता खो देते हैं तब क्या होता है? उसके लिए भी एक मुहावरा है, अ डेड लेटर। मृत पत्र। मतलब ऐसा नियम जो कागज पर तो है लेकिन असल में कोई उसे मानता नहीं। जैसे कई कंपनियों में पुरानी पॉलिसी होती हैं जिनके बारे में अब किसी को परवाह नहीं। ये बहुत गहरी बात कहता है। ये बताता है कि नियम सिर्फ लिखे होने की वजह से जिंदा नहीं रहते। वो तब जिंदा रहते हैं जब समाज उन्हें मानता है। बिल्कुल। जैसे ही समाज का भरोसा या ध्यान उस नियम से हटता है, वो डेड लेटर बन जाता है। और इसी से जुड़ा एक बहुत ही सकारात्मक विचार भी है। वो क्या है? अ क्लीन स्लेट। एक नई शुरुआत, जहां पिछली गलतियों को भुला दिया गया हो। हाँ, ये माफी और दूसरे मौके का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि अतीत को मिटाकर आगे बढ़ने का मौका हमेशा होता है। और ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, देश, कंपनियां, रिश्ते सब क्लीन स्लेट से नई शुरुआत कर सकते हैं। ये उम्मीद का एक बहुत शक्तिशाली विचार है। बिल्कुल। कभी कभी हमें बस एक फ्लाइंग विजिट की जरूरत होती है।
यानी एक छोटी सी झटपट वाली मुलाकात। हाँ, किसी पुराने दोस्त से मिलने और शायद एक क्लीन स्लेट की शुरुआत करने के लिए। अ कोल्ड फिश, अ कोल्ड फिश, हाँ। मतलब एक ऐसा इंसान जो भावनाओं से थोड़ा दूर, रूखा सा हो। सोर्स में एक मिसाल भी है, उससे इमोशंस पर बात करना बेकार है, वो तो एक कोल्ड फिश है। और यहाँ ये सोचना दिलचस्प है कि भावनाहीनता को ठंडेपन से ही क्यों जोड़ा गया है ना। हाँ, सही पॉइंट है। लगभग हर संस्कृति में गर्मजोशी या वार्मथ को अपनेपन, भावनाओं और सामाजिक जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। हाँ, कहते भी तो हैं, गर्मजोशी से स्वागत हुआ। बिल्कुल। तो कोल्ड फिश सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये एक तरह का सांस्कृतिक कोड है। ये बताता है कि हम भावनाओं को मतलब शारीरिक तापमान की तरह महसूस करते हैं। ये भाषा का कमाल है। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और इसी का ठीक उल्टा है अ गुड समैरिटन। यानी कोई बहुत परोपकारी या मददगार इंसान। हाँ, जैसे किसी ने सड़क पर गिरे अनजान आदमी की मदद की। ये एक खास कहानी से आया है, पर अब ये किसी भी नेक इंसान के लिए एक टैग बन गया है। और ये दिखाता है कि कैसे एक कहानी इतनी ताकतवर हो सकती है कि उसका एक किरदार पूरी दुनिया के लिए एक गुण का प्रतीक बन जाए। बिल्कुल। अब बात करते हैं अनुभव की। लिस्ट में 2 मुहावरे हैं जो एक साथ बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। पहला है अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न यानी नौसिखिया। हाँ, जैसे किसी जानवर का सींग जब नया नया निकलता है तो कच्चा हरा होता है। सही। ये अनुभवहीनता को दिखाता है। लेकिन फिर दूसरा है अ डायमंड इन द रफ। अप्रशिक्षित प्रतिभा। हाँ, यानी एक ऐसी प्रतिभा जिसे अभी तराशा नहीं गया है। एक में अनुभव की कमी है और दूसरे में अपार क्षमता है जो बस छिपी हुई है। और दोनों की तस्वीरें कितनी सटीक है ना। ग्रीन यानी कच्चापन, अपरिपक्वता। वहीं हीरा जो रफ होने पर पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन उसकी असली कीमत तो अंदर छिपी होती है। सही बात है। ये भाषा का तरीका है ये बताने का कि सतह पर जो दिख रहा है जरूरी नहीं कि वही पूरी सच्चाई हो। एक को समय चाहिए, दूसरे को सही पारखी। हमारी लिस्ट में 2 और हैं जो मुझे लगता है सामाजिक टिप्पणी करते हैं। एक है अ क्लोज फिस्टेड पर्सन, कंजूस आदमी। जिसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहे। हाँ, ताकि पैसे बाहर न निकल जाएं। लेकिन दूसरा और भी दिलचस्प है, अ जेंटलमैन एट लॉज। इसका मतलब है बेरोजगार आदमी। हाँ, और ये सुनने में कितना व्यंग्यात्मक है। इसमें गहरा कटाक्ष है। जेंटलमैन शब्द इज्जत देता है, लेकिन एट लार्ज जैसे कोई अपराधी भागा हुआ हो, उसे जोड़कर भाषा एक मजाक बना देती है। सही। ये उस आदमी की स्थिति पर टिप्पणी है जिसके पास सामाजिक रुतबा तो है पर कोई काम नहीं है। ये मुहावरे सिर्फ लोगों को लेबल नहीं करते, बल्कि उन पर समाज के नजरिए को भी दर्शाते हैं। तो ये तो हुई लोगों की बात। हमने देखा कि भाषा लोगों को कैसे अलग अलग खांचों में डालती है। लेकिन ये लोग जिन हालातों में खुद को पाते हैं, उनका क्या? हाँ, परिस्थितियां। दिलचस्प बात यह है कि भाषा परिस्थितियों को भी किसी ठोस चीज की तरह देखती है। कभी वो एक मीठा फल होती है तो कभी कीड़ों से भरा डिब्बा। बिल्कुल। जैसे अ बाइट एट द चेरी। यही किसी चीज को हासिल करने का मौका। हाँ, और चेरी एक छोटा मीठा फल है, तो मौका भी वैसा ही है, आकर्षक लेकिन शायद जल्दी खत्म हो जाने वाला। सोर्स का उदाहरण है, ये कॉन्ट्रैक्ट पाने का तुम्हारा आखिरी मौका है, योर लास्ट बाइट एट द चेरी। और कभी कभी जो चीज शुरू में बुरी लगती है वो बाद में अच्छी साबित होती है। उसके लिए है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। छुपा हुआ वरदान। जैसे किसी की ट्रेन छूट गई और वो परेशान हो गया, पर बाद में पता चला कि वो ट्रेन एक दुर्घटना का शिकार हो गई, तो वो छूटी हुई ट्रेन एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बन जाती है। बिल्कुल। लेकिन मुझे उन मुहावरों में ज्यादा दिलचस्पी है जो मुश्किलों के बारे में है। उनकी तस्वीरें बहुत बहुत जानदार होती हैं। आप शायद अ बोन ऑफ कंटेंशन की बात कर रहे हैं। हाँ, झगड़े की जड़। ये सुनते ही दिमाग में 2 कुत्तों की तस्वीर बनती है जो एक हड्डी के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल, कितना असली लगता है। और दूसरा है अ कैन ऑफ वर्म्स। ओह, ये तो बहुत कॉमन है। एक ऐसी जटिल समस्या जिसे छेड़ना खतरे से खाली नहीं। मुझे हमेशा लगता है कि ये मुहावरे इसलिए इतने असरदार हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग के उस हिस्से को छूते हैं जो खतरे को पहचानता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये मुहावरे अमूर्त समस्याओं को एक भौतिक मतलब घिनौना रूप दे देते हैं। हाँ, कीड़ों से भरा डिब्बा खोलने का ख्याल ही मन में एक असहजता पैदा करता है। ये भाषा का तरीका है आपको सिर्फ बताने का नहीं बल्कि महसूस कराने का कि समस्या कितनी उलझी हुई और अप्रिय है। सही। इसी तरह अ डॉग्स लाइफ मतलब दुख भरी जिंदगी या अ हेयर इन द बटर भी है। अ हेयर इन द बटर, ये तो कमाल है ना? मक्खन बढ़िया है, ब्रेड बढ़िया है, पर एक बाल।
और पूरा मजा किरकिरा हो गया। ये छोटी छोटी परेशानियों की बड़ी ताकत को दिखाता है। पर क्या होता है जब स्थिति न अच्छी हो न बुरी, जब सब कुछ धुंधला हो? उसके लिए हमारे पास है अ ग्रे एरिया। अस्पष्ट स्थिति। न सफेद न काला, बस बीच का स्लेटी रंग। जैसे सोर्स कहता है, ऑफिस के समय के बाद एक कर्मचारी का बर्ताव कंपनी के लिए एक ग्रे एरिया है। ये आधुनिक जीवन की जटिलताओं को पकड़ने के लिए बहुत जरूरी मुहावरा है, क्योंकि आज कितनी ही चीजें हैं जिनके लिए साफ नियम या नैतिक लकीरें नहीं है। चलिए अब नतीजों की बात करते हैं, जीत और हार की। यहाँ एक मुहावरा है जो मेरा पसंदीदा है, अ डार्क हॉर्स। अप्रत्याशित विजेता। हाँ, वो जिस पर किसी ने दाव नहीं लगाया था, पर रेस उसी ने जीती। ये घुड़दौड़ की दुनिया से आया है, और इसकी खूबसूरती ये है कि ये उस विजेता की कहानी कहता है जो सबकी नजरों से उछल था। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या डार्क हॉर्स हमेशा एक सकारात्मक शब्द है, या इसमें यह भी छिपा है कि उस विजेता में काबिलियत से ज्यादा किस्मत का हाथ था? ये बहुत अच्छा सवाल है कि वो बस तुक्के में जीत गया। हो सकती है। बिल्कुल। खैर, सफलता का एक और सीधा साधा पैमाना है अ कट अबव समथिंग, यानी किसी चीज से बेहतर होना। हाँ, ये सीधी तुलना है, लेकिन बेटर कहने से ज्यादा असरदार है। अ कट अबव में एक तरह की कारीगरी का एहसास है, जैसे कोई दर्जी बेहतर कपड़ा काट रहा हो या कोई कसाई गोश्त का बेहतर टुकड़ा अलग कर रहा हो। एग्जैक्टली। ये श्रेष्ठता को एक क्रिया के रूप में दिखाता है। और जहां सफलता है वहां असफलता भी, और भाषा असफलता को बयान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। जैसे अ डैम्प स्क्विब, यानी निराशाजनक नतीजा। ये एक ऐसे पटाखे की तस्वीर है जो नमी की वजह से फुस हो गया। सारी उम्मीदें, सारा शोर, सब खत्म। सोर्स में कहता है कि जिस फिल्म का बहुत इंतजार था वो डैम स्क्विब निकली। ये उम्मीदों पर पानी फिर जाने की भावना को पूरी तरह से पकड़ लेता है। और एक और है अ डेड लॉस। पूरी तरह से बेकार। यहाँ डेड शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जिसमें अब जीवन या उपयोगिता की कोई संभावना ही नहीं बची है। सही। जैसे किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना जो कभी मुनाफा नहीं दे सकता। ये दोनों मुहावरे, डैम स्क्विब और डेड लॉस, असफलता के अलग अलग पहलुओं को दिखाते हैं। एक में उम्मीदों का टूटना है, दूसरे में संसाधनों की पूरी बर्बादी। अब बात करते हैं मूल्य की, यानी किसी चीज की कीमत की। यहाँ दो मुहावरे हैं जो बिल्कुल विपरीत हैं। पहला है अ ड्रॉप इन अ बकेट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ, और ये देखना कितना आकर्षक है कि दोनों भाषाएं एक ही विचार को व्यक्त करने के लिए कितनी अलग तस्वीरें चुनती हैं। बिल्कुल। अंग्रेजी में एक बड़ी बाल्टी में पानी की एक बूंद है, मात्रा की कमी। हिंदी में एक विशाल जानवर के सामने एक छोटा सा मसाला है, जरूरत और आपूर्ति का असंतुलन। लेकिन दोनों का सार एक ही है, जरूरत के मुकाबले कोई चीज बहुत ही कम है। और इसका ठीक उल्टा है अ डाइम अ डजन। मतलब कोई चीज जो बहुत आम हो और इसलिए सस्ती या मूल्यहीन हो। अ डाइम यानी 10 सेंट का सिक्का जिसमें 1 दर्जन चीजें मिल जाएं, मतलब कौड़ियों के भाव। जैसे सोर्स में लिखा है, हॉलीवुड में एक्टर बनने का सपना देखने वाले अ डाइम अ डजन है। हाँ। और ये दोनों मुहावरे, अ ड्रॉप इन अ बकेट और अ डाइम अ डजन, मिलकर हमें अर्थशास्त्र का एक बुनियादी सिद्धांत सिखाते हैं, स्केर्सिटी एंड अबंडेंस। वाह। एक में कमी है इसलिए उसका प्रभाव कुछ नहीं, दूसरे में अधिकता है इसलिए उसका मूल्य कुछ नहीं। भाषा कैसे आर्थिक सिद्धांतों को हमारी रोजमर्रा की बातचीत में पिरो देती है, ये इसका बेहतरीन उदाहरण है। अब कुछ ऐसे मुहावरों पर आते हैं जो गहरे विचारों को तस्वीरों के जरिए समझाते हैं। जैसे अ फूल्स पैराडाइज, झूठी खुशी में जीना, एक भ्रम में रहना। हाँ, कोई अगर ये सोचे कि सोशल मीडिया पर उसकी परफेक्ट लाइफ को देखकर सब उससे जलते हैं, तो शायद वो ए फूल्स पैराडाइज में जी रहा है। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो हकीकत से बिल्कुल कटी हुई है। ये सिर्फ बेवकूफ़ी नहीं है, ये एक तरह का आत्मधोखा है। एक ऐसी दुनिया जो आपने अपने मन में बना ली है, क्योंकि असली दुनिया का सामना करना मुश्किल है। इसी तरह का एक और शक्तिशाली मुहावरा है, ए फायर इन समवन्स बेली। किसी के अंदर का जुनून या कुछ कर गुजरने की महत्वाकांक्षा। हाँ। आग पेट में, ये कितना शारीरिक एहसास है। ये सिर्फ एम्बिशन शब्द कहने से कहीं ज्यादा ताकतवर है। बिल्कुल। ये उस अंदरूनी बेचैनी, उस ऊर्जा को दिखाता है जो इंसान को आगे बढ़ाती है। क्योंकि जुनून एक ठंडा दिमागी विचार नहीं है, है ना? ये गर्म शारीरिक एहसास है। भाषा इस बात को समझती है, इसीलिए वो एब्स्ट्रैक्ट चीजों को समझाने के लिए शरीर के हिस्सों, आग, पानी जैसी ठोस चीजों का सहारा लेती है। और जानवरों की दुनिया से भी भाषा बहुत कुछ उधार लेती है।
जैसे कुकू इन द नेस्ट। एक घुसपैठिया। हाँ, कोयल जो दूसरे पक्षी के घोंसले में अपना अंडा रख आती है और उसका बच्चा बाकी बच्चों को बाहर फेंक देता है। ये किसी ऐसे अवांछित व्यक्ति के लिए कितना सटीक रूपक है जो किसी समूह या परिवार में आकर दूसरों की जगह ले लेता है। ये रूपक जटिल सामाजिक गतिशीलता को एक सरल यादगार कहानी में बदल देते हैं। सही कहा। और फिर एक और है अ बर्ड्स आई व्यू। ऊपर से लिया गया एक व्यापक नजारा। हाँ, पर ये सिर्फ शाब्दिक तौर पर ऊपर से देखना नहीं है। इसका गहरा मतलब है किसी मुद्दे को छोटी छोटी डिटेल्स में उलझे बिना समग्रता में समझना। जैसे किसी कंपनी का सीईओ रोज के काम में नहीं उलझता। हाँ, बल्कि कंपनी की पूरी दिशा पर अ बर्ड्स आई व्यू लगता है। और इसी लिस्ट में एक बहुत ही दार्शनिक विचार भी है, अ गोल्डन मीन, यानी बीच का रास्ता। दो अतिवादी छोरों के बीच का संतुलन। ये तो अरस्तू के दर्शन से सीधे सीधे जुड़ा हुआ लगता है। हाँ, ये वही है मध्यम मार्ग का सिद्धांत। बहुत ज्यादा ढील और बहुत ज्यादा सख्ती के बीच का रास्ता। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ रोजमर्रा की चीजों के लिए नहीं, बल्कि सदियों पुराने दार्शनिक सिद्धांतों को समेटने के लिए भी शॉर्टकट बनाती है। और अंत में अभ्यास के लिए भी एक शब्द है, ड्राई रन। पूर्वाभ्यास। हाँ, जैसे किसी बड़ी प्रेजेंटेशन से पहले टीम के सामने एक ड्राई रन करना। ये भी कितना दिलचस्प है। ड्राई यानी सूखा, जिसमें असली नतीजे का पानी नहीं है। ये सिर्फ तैयारी है। सही। हर मुहावरा अपने आप में एक छोटा सा पार्ट है। ये दिखाता है कि भाषा सिर्फ जानकारी देने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुभव को महसूस कराने, उसे एक शक्ल देने और उसे यादगार बनाने का एक शक्तिशाली औजार है। तो आज इन मुहावरों के सागर में गोता लगाने के बाद एक बात तो साफ है, ये सिर्फ शब्द समूह नहीं है। नहीं, ये भाषा के डीएनए का हिस्सा है।